गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और अब तक हमने राजस्थान ज्योग्राफी की 3 क्लासें ली है। पहली क्लास जो हमारी थी पूरी थ्योरी के साथ हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से हम समझ रहे हैं ताकि काफ़ी सरल लैंग्वेज में आपको समझ में भी आ जाए और एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत भी ना हो। पहले हमने राजस्थान की जो 4 भूभाग है उनको लेकर बात की, किस प्रकार उनका निर्माण हुआ है कालक्रम के अनुसार या उच्चावच के आधार पर। उसके बाद हमने शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल दोनों को लेकर हमने बात की। आज की हमारी क्लास में हम नए प्रदेश को लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे, वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसको पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। काफी बेसिक क्वेश्चन है अरावली को लेकर या राजस्थान के भूभाग को लेकर। अगर वो क्वेश्चन आते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी समझ में आ रही है। पहला क्वेश्चन है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो किन दो समवर्षा रेखाओं के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन है कि अरावली की जो स्थिति अभी है वो स्थिति पहले कैसी थी और क्या राजस्थान ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं 4 प्रदेशों को तो शुरुआत में क्या वो राजस्थान में चारों प्रदेश थे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो काफी अच्छा है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है जल विभाजक रेखा का काम करती है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में किन तरफ ये जो नदियां हैं बहती है और अपना जल किन दो सागरों में वो लेके जाती है, या किस खाड़ी में लेके जाती है, किस सागर में लेके जाती है। अगर ये बेस आपका कंप्लीट है तो फिर अरावली आपको काफी अच्छे से समझ में आएगी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि अरावली किस मानसूनी जलधारा के समांतर है और किस मानसूनी जलधारा के अवरोध में खड़ी है। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, जलवायु को लेकर पूछ लिया जाता है और इसी तरह थ्योरी के साथ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की अरावली को लेकर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई थी। अरावली की उत्पत्ति आज से 6.5 करोड़ नहीं 6.5 करोड़ साल पहले मानी जाती है। ठीक है, लगभग 6 मिलियन पहले मानी जाती है अरावली की उत्पत्ति। अब ये तो ठीक है, कालक्रम तो कोई सटीक नहीं है, बेट हर कोई और कुछ बता देता है। जो काल था वो प्री कैम्ब्रियन काल था, आद्यजीवी महाकल्प के अंदर। जब नवजीवी महाकल्प मतलब जब जीवन की शुरुआत हो रही थी उस वक्त अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है। जब इस पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत हो रही थी तब उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी की जो जीवन की शुरुआत हुई थी कब हुई थी, वो पहले ही हो गई थी पेंजिया के विखंडन से पहले ही। जब पेंजिया बना था और 2 भागों में जब पृथ्वी टूट के अलग होती है तो पहला भाग बनता है अंगारा लैंड और एक बनता है गोंडवाना लैंड। ये दोनों भाग नहीं टूटे थे, उससे पहले ही अरावली की उत्पत्ति हो चुकी थी और 2 समूह के रूप में हुई थी, एक तो दिल्ली सुपर समूह और एक अरावली सुपर समूह। ये 2 प्रकार के चट्टानें हमको राजस्थान में देखने को मिलती है, जिनमें जो पुरानी चट्टान है, जो अरावली समूह की जो चट्टानें हैं, हमको उनमें सोना चांदी इस तरह की महंगी जो धातुएं हैं, ठीक है, वो मिलती है। जो धात्विक खनिज है वो हमको मिलते हैं और जो अरावली वाली जो समूह की चट्टानें हैं उनमें हमको ये चीज़ नहीं मिलती है। तो खनिजों का अजायब घर भी अरावली को कहा जाता है। अरावली को काफ़ी कुछ वन संपदा सबसे ज़्यादा अरावली के अंदर है। ठीक है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरावली में है। तो ये काफ़ी सारे फैक्ट हमको, इसी चीज़ को जब हम समझेंगे तो ये निकल के आ जाएंगे और फिर फैक्ट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम गाइड में देखेंगे तो सारी चीज़ें हमारे सामने खुलने लग जाएगी। सबसे पहले आपके सामने एक मैप बनाते हैं अरावली का। इस प्रकार की अरावली हमको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। ये जो अरावली है इसका उद्गम शुरुआत में ये कहा जाता था कि जो अरब सागर है अरावली का पिता कहा गया है, या अरावली का जो गर्भगृह है वो माना जाता है अरब सागर को। क्यों? क्योंकि जो अरावली फैली हुई है भारत के अंदर, तो राजस्थान से होकर ये अरावली इस तरह थी, लेकिन इसका विखंडन होता गया, कटाव होता गया, लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसके कारण ये धीरे धीरे खत्म होती गई और मिनिकॉय जो द्वीप है अरब सागर के अंदर, उस द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती थी और लेकिन ये खत्म हो गई, राजस्थान में अवशेष के रूप में ये बची हुई है बस। तो इसकी जो शुरुआती उत्पत्ति जो मानी जाएगी कहाँ से, अरब सागर से मानी जाएगी, इसीलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद अब ये अभी वर्तमान में कहाँ से है,
तो गुजरात में पालनपुर की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है हमको। उन्हीं पालनपुर की पहाड़ियों को अरावली भी कहा जाता है और वहीं से इसकी शुरुआत की जाती है अरावली की। फिर ये राजस्थान में एंट्री मारती है, फिर सिरोही से होकर ये झुंझुनू तक जाती है, खेतरी झुंझुनू तक, खेर ब्रह्मा सिरोही से खेतरी झुंझुनू जाती है और फिर यहाँ रायसीना हिल दिल्ली तक इसकी पहुंच है। तो जो आखिरी जो छोर है रायसीना हिल दिल्ली, और जो राष्ट्रपति भवन बना है यहाँ पे, वो जो पत्थर लाया गया वो धौलपुर से लाया गया था, ठीक है, ये तो फैक्ट की बात है। तो अब हमको समझना है कि राजस्थान के अंदर जो अरावली की स्थिति है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले कुछ विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण अरावली की, वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अरावली का जो विस्तार माना जाता है वो पूरे राजस्थान में माना जाता है। मतलब कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो अरावली की स्थिति है वो हिमालय से भी बड़ी थी। मतलब अभी जो हिमालय है हमारा, इससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची अरावली मानी जाती है, कि ऐसा हो सकता है कि अरावली काफ़ी ऊंची रही हो। अब अरावली अगर ज़्यादा ऊंची रहेगी तो अरावली ऊंचाई ज़्यादा होगी तो चौड़ाई भी ज़्यादा होगी। चौड़ाई अरावली की अगर ज़्यादा होगी तो वो कहाँ तक फैली हो सकती है। जो मैदानी भाग है, क्या वहाँ पे पहले अरावली की स्थिति हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हिमालय जितनी ऊंची अरावली पर्वतमाला है तो चौड़ाई भी तो ज़्यादा होगी ना। कोई चीज़ अगर ऊंची हो रही है तो ऐसा थोड़ी खंभे की तरह ऊंची हो जाएगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैदानी भाग है वो भी अरावली के अंदर ही शामिल किया जा सकता है, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इधर हमको देखने को मिलता है मरुस्थली प्रदेश, जो पहले नहीं, मरुस्थल के अंदर हमने बात की थी, पहले मरुस्थल तो था नहीं, जंगल था, और किस प्रकार 4 प्रकार से मरुस्थल का विकास होना शुरू हुआ था। तो ये तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर मैदानी भाग और मरुस्थली प्रदेश ये दोनों अरावली के हिस्से थे। ये साफ बात है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर अरावली हिमालय जितनी बड़ी हो सकती है तो ये हिस्से भी उसके हो सकते हैं। और यहीं से हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अब अरावली को, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो। अब देखना, एक तरफ मैदानी भाग, एक तरफ मरुस्थलीय प्रदेश। मैदानी भाग को बनाने के लिए और मरुस्थलीय प्रदेश को बनाने के लिए योगदान मिट्टियां देगी। मिट्टियां बह के जाएगी, अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, तभी तो निक्षेपण होगा। कटाव करेगी, ठीक है, या घात को बहा के लाएगी, तभी तो उसका निक्षेपण जमाव हो पाएगा। अगर ये चोटियां ऐसी की ऐसी रह जाती तो मुझे बताओ मैदानी भाग का निर्माण हो सकता था क्या। यहाँ पे एक डाउट और है कि जो मैदानी भाग है, अगर यहाँ पे पहले अरावली थी तो मैदानी भाग हम कैसे बता सकते हैं कि ये मैदानी भाग है। तो ध्यान से सुनना है यहाँ पे। जब मरुस्थल अलग होता है अफ्रीकन प्लेट से, मरुस्थल मतलब ये हिस्सा जब अलग होता है, पेंजिया से 2 हिस्से बने, एक अंगारा लैंड बना और एक गोंडवाना लैंड बना। इसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लो कि ये पूरी पहले पृथ्वी थी, इस हिस्से में पृथ्वी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक तरबूज होता है, उसको बीच में से काट के 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े हो जाते हैं तो बीच से जो 2 टुकड़े होते हैं उसके बीच में पानी भर जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना, पूरी पृथ्वी के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, टुकड़े हुए थे क्रस्ट के। क्रस्ट, मेंटल और एक और होता है कोर। कोर पृथ्वी के सबसे बीच वाला हिस्सा होता है, उसके बाद मेंटल होता है और उसके बाद क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट के टुकड़े हुए थे, ठीक है। अगर मेंटल के टुकड़े हो जाते तो लिक्विड होता, उस पानी को जला देता वापस और वाष्पीकरण बना देता, और पृथ्वी में जो अभी जो गर्मी है वो गर्मी नहीं रहती पृथ्वी में, ठीक है। इस तरह का हो सकता था। तो जो टुकड़े हुए थे क्रस्ट, बस ये हिस्से प्लेटें ऊपर से पर पपड़ी होती वो टूट के अलग हुई थी बस, ठीक है, पूरी पृथ्वी नहीं टूटी थी। इसके कारण जो पृथ्वी के ऊपर जल था वो जल बीच में हो गया और हमने इसको कह दिया तैतीस सागर। ये सिद्धांत है एक, उसकी हम बात कर रहे हैं, तैतीस सागर। उसके बाद दोनों प्लेटें अलग होती है, अलग होने के बाद ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये अंगारा लैंड का हिस्सा
ऊपर चला जाता है, ये गोंडवाना का नीचे दक्षिण की तरफ गति करता है। ये प्लेटें भी जब बाद में टूटती है तो एक प्लेट होती है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट इस तरह होती है, जैसे भी अपना भारत है, ये इसी तरह ये प्लेट होती है, और यहाँ से जब ये टूटती है प्लेट और ये अलग होती है, तो अलग होने वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं? इंडियन प्लेट। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप ये कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप जब अलग हुआ यहाँ से, तो दो धारणाएं बनती है यहाँ पे। एक ये कहा जाता है कि जब अफ्रीकन प्लेट से इंडियन प्लेट अलग हुई तो पृथ्वी के अंदर कुछ हलचल हुई, हलचल के कारण ये मैदानी भाग की खाई बन गई थी। एक तो ये। दूसरा, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, गुजरात वाला हिस्सा, यहाँ पे भी एक खाई बन गई थी। दूसरी बात है कि जब ये प्लेट जाके टकराती है एशियन प्लेट से, यूरेशियाई प्लेट कह दो, एशियाई प्लेट कह दो, ठीक है, उससे जाके टकराती है, तब ये खाई बनी थी। दोनों ही सही है, गलत हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों सालों पहले की बात है, अंदाजा लगा सकते हैं बस। ये स्थिति बनी और इसके कारण मैदानी भाग की ये खाई बनी थी। और इसी खाई को भरने के लिए अरावली का कटा हुआ निरंतर, हाड़ौती के पठार, विंध्याचल श्रेणी, चंबल नदी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा के लाए, गंगा नदी, यमुना नदी, इधर जो हिमालय के अंदर जो हिमालय का निर्माण हुआ, इधर जो नदियां थी वो अपने साथ मिट्टियां बहा बहा के लाई। एक तो इस क्षेत्र को भर दिया, एक मरुस्थल को भर दिया। जल विभाजक रेखा का काम अरावली करती है, काफी सरल है। जल विभाजक, राजस्थान के अंदर जल विभाजक रेखा का काम कौन सा प्रदेश करता है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश करता है। कैसे करता है? अगर मैदानी भाग ही नहीं होता पहले, तो फिर जल विभाजक रेखा बनती क्या? नहीं, ये जल विभाजक रेखा बनी, कारण है कि मैदानी भाग का निर्माण और मरुस्थल का निर्माण हुआ पहले। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र मैदानी भाग, अरावली से निकलने वाली सारी नदियां या तो अपना जल अरब सागर में लेके जाएगी या अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। बंगाल की खाड़ी में लेके जाने वाली जो नदियां हैं वो बेसिन का काम करेगी, और जो बेसिन बनेगा वो मैदानी भाग में बनेगा। तो इस बेसिन के अंदर जो मिट्टी बह के आएगी, वो मिट्टी कहाँ से बह के आएगी? वो अरावली की इन क्षेत्रों से बह के आएगी। हमको यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलती है? हमको यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलती है बेसिनों के अंदर। इसका कारण क्या है? और अरावली के अंदर हमको कौन सी मिट्टी मिलती है, इसका कारण क्या है? तो समझना है इसको। अरावली में हमको लाल भूरी मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी मिलती है, और भूरी बन जाती है बाद में दोनों मिट्टियां मिलकर अरावली के अंदर। कारण है कि लोहा मिलता है यहाँ पे, जंग लगने के कारण उस मिट्टी का रंग पीला या लाल हो जाता है, ठीक है, और फिर भूरा हो जाता है। यही मिट्टी जब बह के आती है तो इसमें काफी सारी वनस्पतियां मिल जाती है। वनस्पतियां मिलने के कारण ये जलोढ़ मिट्टी में तब्दील हो जाती है, काफी सारे पोषक तत्व इसमें मिल जाएंगे तो जलोढ़ बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अरावली के अंदर हमको जो मुख्य रूप से जो मिट्टियां मिलती है, वो कौन सी मिट्टियां मिलती है? वो लाल पीली या भूरी मिट्टी मिलती है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट है, जैसे कि सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर वन संपदा की मिलेगी, तो मुझे बताओ कहाँ मिलेगी? हाड़ौती का जो पठार है उसका क्षेत्रफल काफी कम है, 6.89% ही क्षेत्रफल है। लेकिन अरावली का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल कितना है? वो क्षेत्रफल है लगभग 9%। उसके बाद मैदानी भाग जो है, इसका क्षेत्रफल लगभग 23%। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है, और मैदानी भाग है, तो वनस्पतियों का यहाँ पे कटाव काफी ज्यादा किया है ताकि लोग रह सके, बच सके। उसके कारण हमें जो वन संपदा देखने को मिलेगी वो मैदानी भाग में काफी कम देखने को मिलेगी। मरुस्थल के अंदर 60.11% है, लेकिन यहाँ पे बारिश ही नहीं हो पाती है, तो हमको यहाँ पे वन संपदा काफी कम देखने को मिलेगी। अब आप खुद बताइए, सबसे ज्यादा वन संपदा हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी? वो देखने को मिलेगी इसी क्षेत्र के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा वन संपदा तो देखने को मिल रही है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे काफी कम मिलेगी। जनसंख्या 10% मिलती है हमको, 9% क्षेत्रफल पे 10% जनसंख्या मिलती है हमको। जैसलमेर मरुस्थल 60% हिस्सा रखता है, लेकिन 40% ही मिलती है, लेकिन वो क्षेत्र काफी बड़ा है। ये क्षेत्र 9% का है, लेकिन 10% जनसंख्या मिलती है अरावली के अंदर। इसमें भी आप इस बात को ध्यान रखना कि जो जनसंख्या घनत्व है वो अरावली में सबसे कम मिलता है। कारण क्या है? 3 कारण मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है सीढ़ी नुमा कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि।
नाम सुना होगा सीढ़ी नुमा कृषि। दूसरा जूमिंग कृषि, और इसी को वालरा कृषि भी कहा जाता है, ठीक है, दूसरा। और तीसरा है वन, और वन संपदा सबसे ज्यादा मिल रही है यहाँ पे। ये तीनों चीजें, सीढ़ीनुमा कृषि, जूमिंग कृषि और वन संपदा, इन तीनों के कारण यहाँ पे जनसंख्या घनत्व काफी कम है। ये एग्जाम्पल मिल रहे हैं हमको कि क्यों कम हो सकती है। जूमिंग कृषि, लोग खेती करते हैं आगे बढ़ जाते हैं, लोग खेती करते हैं आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि उनकी स्थिति स्थिर नहीं, घूमते रहते हैं। और जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या हमको मिलती है वहां पे उनके घर पक्के बने हुए होते हैं पहले ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जूमिंग कृषि, लोग आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, मतलब उनकी रहने की जो स्थिति है वो स्थिर नहीं है। सीढ़ीनुमा कृषि का कारण यह है कि ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ आप ज्वार उगा सकते हो या मक्का उगा सकते हो। सीढ़ीनुमा कृषि तो इसको ही बोलते हैं कि एक पहाड़ है, पहाड़ के आगे आप एक दीवार बना दो मिट्टी की, और फिर वहां पे कुछ समय के लिए खेती करो, और फिर जब बारिश का मौसम चला जाए तो आप फसल ले लो, और उसके बाद फिर वो ऐसे ही रहेगी। तीसरा है वन संपदा। सरकार के द्वारा काफी ज्यादा यहाँ पे रोक लगा दी गई है वनों को काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए। इससे तो इसमें नए लोगों का वहाँ पे निवास क्षेत्र बनना ये मुश्किल हो गया है। ये तीन चीजें ऐसी है जो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए रोकती है। और तीसरी चीज है, यहाँ पे कोई अच्छी फसल तो तैयार हो नहीं सकती है अरावली के अंदर, तो उससे लोग वहाँ पे क्यों रहना पसंद करेंगे, ठीक है। जंगल है, जानवर है, उनका भी डर है। और एक चीज और है कि जो लोगों के घर बने होते हैं, जब आप अरावली के अंदर जाओगे तो लोगों के जो घर बने होते हैं वो घर बहुत दूर दूर बने होते हैं। एक घर है तो काफी दूर दूसरा घर आएगा, मतलब 300 200 300 मीटर का फासला होता है घरों के अंदर, काफी ज्यादा। और कहीं छोटे छोटे गांव है तो गाँव का भी काफी ज्यादा फासला हो जाता है कि एक गांव यहाँ पे तो दूसरा गांव वहाँ पे, और उनमें घरों की जो संख्या होती है काफी कम होती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अरावली के अंदर सबसे ज्यादा सबसे कम जनघनत्व हमको मिलता है। लेकिन जिला अगर पूछ ले तो हम आपको कौन सा आंसर देना है वो कमेंट में जरूर बताना मुझको, कि सबसे ज्यादा जनघनत्व, सबसे कम जनघनत्व कहाँ पे मिलता है। अरावली बीच में से काफी सकड़ी दिखती है हमको, तो इसका हम बता सकते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अरावली के मध्य में जो जिला स्थित है अजमेर, सबसे कम विस्तार अरावली का किसी जिले में होगा तो किस में होगा, अजमेर में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको काफी संकड़ी दिखती है। अरावली को लेकर 3 फैक्ट अगर और हम निकालना चाहें तो ध्यान रखना, हमें ये बात करनी है कि अरावली है, ये स्थिति बनती है तो हमें 3 भागों में इसको बांटना पड़ता है। अरावली को 3 भागों में इसको बांटना पड़ता है। हम पहले भाग में अरावली को देखें, अगर हम शुरू करें दक्षिण की तरफ से, यहाँ से, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे अरावली काफी चौड़ी है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि अरावली यहाँ पे काफी ज्यादा ऊंची है। ये तो बोल दिया किताब की लैंग्वेज में, हमको कैसे पता कि ज्यादा चौड़ी है या ज्यादा ऊंची है? यहाँ पे आप जिले देखिए, उदयपुर, सिरोही, झालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों को आप देखिए। फिर भीलवाड़ा से दक्षिण वाला हिस्सा आप देखिए, राजसमंद देखिए, पाली देखिए। पाली के अंदर निकलने वाली जो नदी है, जवाई नदी, आप देखिए उनका जो क्षेत्र है, बाहु क्षेत्र है किस तरफ, वो देखिए। इतने मतलब कि ज्यादा जिलों में। फिर उसके बाद आप देखिए आबू पर्वत देखिए सिरोही के अंदर। उसके बाद आप 3 लगातार चोटियां देखिए जो सिरोही के अंदर आपको मिलती है, देलवाड़ा, सर और वो गुरु शिखर। हिंदू ओलंपस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। तो ये चोटियां हमको मिलती है इतनी ऊंची, तो हम इससे कहते हैं कि अरावली की ऊंचाई दक्षिण के अंदर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऊंचाई है, सबसे ज्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि अजमेर के अंदर काफी कम विस्तार है, तो हम ये कह सकते हैं कि अरावली की काफी कम, मतलब कि न्यूनतम चौड़ाई हमको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो अजमेर के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन ये अरावली खत्म होगी कहाँ पे? हमने क्या कहा कि अरब सागर को पिता कहा गया है अरावली का, तो मतलब वहां से तो शुरू हुई है।
खत्म होगी ये अरावली दिल्ली के अंदर, रायसीना हिल्स के यहाँ पे। जब अरावली खत्म होगी, ठीक है, तो पहाड़ियाँ जो होगी उनकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी, चौड़ाई भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे कम ऊंचाई वाला अगर क्षेत्र पूछा जाए तो वो कौन सी अरावली होगी? तीसरी अरावली होगी। सबसे कम अगर न्यूनतम क्षेत्र पूछा जाए कि किस जिले में है, ठीक है, तो अजमेर होगा। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इसकी चौड़ाई भी खत्म हो जाएगी और ऊंचाई भी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो होगी राजस्थान के बाहर। जिला जिला राजस्थान के अंदर है, लेकिन दिल्ली राजस्थान के बाहर है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ध्यान रखना न्यूनतम ऊंचाई। और कुछ फैक्ट है जो भी किताब से हम देख लेंगे काफी ज्यादा और समझ लेंगे। एक चीज और है इसमें, जो अरावली है उसका विस्तार अभी किन किन राज्यों में है, जिलों में है। तो जिले तो आपको आसानी से पता लगा सकते हो। जब आप इसको पढ़ोगे तो 6 जिले आएंगे। उसके बाद 50-40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जब आप पढ़ोगे तो इसमें 4 बेसिन जब आप पढ़ो, 4 भाग जब आप अर्धशुष्क मरुस्थल के पढ़ोगे तो 2-2, 3-3 जिले ही उनमें शामिल किए जाते हैं। उसके बाद अरावली के भाग अलग अलग पढ़ोगे, 1-2-3, तो इसमें 2-3 जिले ही आएंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि 15-20 जिले एक साथ याद करने हैं, आसानी से याद हो जाएंगे, अभी पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। लेकिन राज्यों की बात करें, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर छोड़ देते हैं। सबसे पहले गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट हुई, राजस्थान में आती है, राजस्थान के बाद ये हरियाणा में एंट्री मारती है और हरियाणा के बाद ये दिल्ली में, तो दिल्ली के बाद ये समाप्त हो जाती है अरावली। लेकिन इसकी जो चोटियां हैं वो काफ़ी लंबे मतलब लंबी लंबी दूरियों पर भी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि चित्तौड़गढ़ में शामिल ही नहीं की जाती है, भीलवाड़ा में शामिल ही नहीं की जाती, लेकिन हमको अरावली की चोटियां देखने को मिलती है वहाँ। जो पठार है अरावली की तो है, किसके हिस्से हैं वो उसी के तो है, ठीक है। ये फैक्ट हो गए अरावली को लेकर। अब हम जो फैक्ट हैं किताब के अंदर उनकी बात करते हैं। पहला इसमें दे रखा है कि अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। हमने इसकी बात कर ली कि सबसे पहले हिमालय से भी बड़ी मानी जाती थी, तो मतलब इसका हिमालय से पहले ही उद्गम हो चुका था। और किस काल में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उद्गम हुआ था। प्री इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो कैम्ब्रियन काल था उसके लिए किसी ने रिसर्च की और बताया होगा, तो उन कालों को लेकर हम प्री बात कर लेते हैं। जैसे कि मेंस है और प्री है, तो हमने प्री एग्जाम दिया तभी हम मेन में बैठ सकते हैं। उसी तरह प्री कैम्ब्रियन काल और कैम्ब्रियन काल, ठीक है। उसके बाद एम हैरान 1923 में अरावली की जो भूगर्भिक संरचना है, चट्टानों की जो हमने बात की थी, दो प्रकार की चट्टानें थी और बेल्ट जो आपस में टकराई थी, वो एम हैरान ने बताई थी 1930 के अंदर। अरावली की उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पहले की बता रखी है, ठीक है। उसके बाद है एक पॉइंट और है, अरावली का पितामह अरब सागर को कहा जाता है, इसमें बता रखा है। 692 किलोमीटर हमने नहीं देखी लंबाई, 692 किलोमीटर की टोटल लंबाई है अरावली की। लेकिन लगभग 80%, ठीक है, 550 किलोमीटर हमको राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। 692 टोटल है, 550 हमको राजस्थान में देखने को मिलती है। लगभग कितना परसेंट? 80% राजस्थान में अरावली का विस्तार है। और उसके बाद खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, खेतड़ी, ये तो जो जिले चेंज हो गए थे उसकी बात हो रही है। अब इसमें एक चीज और है, अरावली की दिशा देख लेना आप, किस दिशा से किस दिशा की ओर है ये। यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी पिछले एग्जाम में। यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, तो दिशा इस तरफ होगी, मतलब कि उत्तर और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम दिशा होगी। वापस देखना, उत्तर और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम दिशा होगी अरावली की, ठीक है। तो ये उसके बाद कुछ फैक्ट है इसमें। जो कौन बता रखा है, वो नैऋत्य कौन बता रखा है कि नैऋत्य कौन बनता है, दक्षिणी पश्चिम। अरावली की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वो 930 मीटर मानी जाती है, किताब में दे रखा है, ठीक है। 930 मीटर ऊंची है, क्यों? कारण है कि यहाँ पे 1722 मीटर की ऊंचाई मिलती है, लेकिन जयपुर के अंदर ये 500 मीटर 600 मीटर की मिल जाती है, तो फिर बीच का औसत निकाल लिया जाता है कि 930 मीटर मानी जाती है, ठीक है। तो आज की ये, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम अलग अलग अरावली को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताना, और जो भी
अरावली के अंदर आपको नया पढ़ना है, उसके लिए कमेंट कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।